हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से साथियों रिलेटेड है। साथियों, इसमें हम बात करेंगे लोकल लॉ आंसर राइटिंग के बारे में। और किस चीज़ के लोकल लॉ के बारे में साथियों? तो यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो भी लोकल लॉ आएंगे उसी लोकल लॉ के एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। मीन्स कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947, इसी एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। और जो भी हो सकता है उन सभी आंसर को हम यहाँ पे फ्रेम करके लाए हैं और उन सभी आंसर को मैं आपको लिए शो करने वाला हूँ। साथियों, आप बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि जो भी मैंने आंसर फ्रेम किया है ये अकॉर्डिंग टू यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के ही अकॉर्डिंग मैंने इसको फ्रेम किया है। साथियों, अगर पंचायत के बारे में हमको बताना पड़े तो मैं आपको पंचायत के बारे में यही बताऊंगा कि पंचायत शब्द का व्युत्पन्न जो हुआ है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है, ये पंचायतन शब्द से हुई है। संस्कृत का एक पंचायतन शब्द है, उसी संस्कृत के पंचायतन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? जिसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह। अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत का तात्पर्य ये होता है कि जो 5 व्यक्तियों का समूह होता है उसी को हम पंचायत के नाम से जानते हैं। और साथियों, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने पंचायत का शाब्दिक अर्थ गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 व्यक्तियों की सभा से लिया था। किससे लिया था साथियों? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिया गया था। और साथियों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप देखते होंगे तो आर्टिकल नंबर 40 में आपको पंचायत देखने के लिए मिलता होगा। और साथियों, अगर हम बात करते हैं कि पंचायत सबसे ज़्यादा बताया कहाँ गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत आपको सारी बातें पंचायत से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित जो स्वायत्त शासन की संस्था है इसे पंचायत कहते हैं, जो हमें कहाँ डिफाइन करके दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत हमको डिफाइन करके दिया गया है। साथियों, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राम पंचायत होता है ये किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि हाँ ये ग्राम पंचायत है? तो साथियों, ये राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि हाँ इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्राम कहते हैं, इसको हम गाँव कहते हैं। जैसे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। और साथियों, सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये बात है कि जो भी मैं आंसर फ्रेम करके लाया हूँ ये आपके मेन एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसी आंसर को मैं यहाँ पे फ्रेम करके लाया हूँ। तो साथियों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैंने सोचा कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे। किसके बारे में? तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के बारे में। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को पारित किया गया? इस अधिनियम के प्रवर्तन की विधि व विस्तार क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन जो बात कर रहा है, जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बात कर रहा है। कह रहा है कि उद्देश्यों के बारे में हमारा क्या उद्देश्य था साथियों कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को पारित किया था। अगर कोई ना कोई इसका इंटेंशन रहा होगा, कोई उद्देश्य रहा होगा, तभी तो इसको पारित किया गया। और पारित भी किया गया तो इसको प्रवर्तन की तिथि व विस्तार क्षेत्र का उल्लेख कीजिए कि ये कहाँ तक प्रवर्तन रहेगा और इसके जो विस्तार क्षेत्र होता है इसके बारे में हमको देखना है। किसके अकॉर्डिंग देखना है? तो हमें साथियों उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग हमको ये सारी चीज़ें देखना है। अब आंसर फ्रेमिंग देखिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप किस तरह से इसका आंसर फ्रेमिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें लिखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे रेलिवेंट साबित होगी। साथियों देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को पारित करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य से। अब कौन कौन से उद्देश्य थे, उन सभी उद्देश्य को मैं आपको एक एक करके बताते हुए चल रहा हूं। आप इसी तरह से आप एक एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। कह रहा है कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन
स्थापित करने के लिए इसको क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। सेकंड कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र एवं संतुलित विकास को सुनिश्चित करने हेतु, किस चीज के विकास को संतुलित करने हेतु साथियों, तो जो ग्राम है, ग्राम का एक सुनिश्चित विकास हो सके, उसी सुनिश्चित विकास को करने के लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को पारित किया गया। आगे देखिए कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में विकसित और अस्थायी करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। बता रहा है कि किस लिए इस एक्ट को पारित किया गया, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है पारित करने का। सिर्फ मौज मजाक मस्ती करने के लिए तो एक्ट पारित नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ उसका इंटेंशन होता है। तो उसी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए, उसी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पास किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है, गाँवों के प्रशासन और उनके लिए श्रेष्ठतर व्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को पारित किया गया। आगे साथियों कह रहा है कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों, कह रहा है कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करना और उसे सुभिन्न बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो चीज़ आपने बता दिया, डेट पूछा था 5 जून 1947 को, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 को पारित किया। किस चीज़ को पारित कर दिया साथियों, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को 5 जून 1947 के द्वारा और साथ ही साथ विधान परिषद के द्वारा 16 सितंबर 1947 के द्वारा इसको पारित कर दिया गया, और जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को दी थी। किसके द्वारा दिया गया था साथियों, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये स्वीकृति किसके द्वारा दिया गया था, तो जो गवर्नर, तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे, उसी तत्कालिक गवर्नर जनरल के द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित होने के साथ साथ लागू हुआ था। तो जो क्वेश्चन की डिजायर थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जो डेट आपको लर्न करना था वो डेट आपको मैंने दिखा दिया। प्रकाशित होने के साथ साथ लागू हो गया। जैसे ही ये प्रकाशित हुआ, उसी प्रकाशित होने के बाद से इस एक्ट को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और कौन सा एक्ट है साथियों, तो एक्ट है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। ठीक, अब आगे देखिए, कह रहा है इस अधिनियम का विस्तार को निम्नलिखित वर्णित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है। संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश एक्ट पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ पे लागू होगा, तो ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के उपबंधों के अधीन नगर क्षेत्रों में क्या होगा, ये एक्ट लागू होगा। सेकंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबंधों के अधीन घोषित नगर पालिका को नोटिफाइड क्षेत्रों के ऊपर क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 उनके ऊपर भी लागू होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश टाउन एरिया एक्ट है, जो टाउन एरिया एक्ट जिसको घोषित कर दिया जाता है, जिस क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसी टाउन एरिया एक्ट जो 1914 के प्रावधानों के अनुसार घोषित टाउन एरिया क्षेत्र पे भी ये लागू होगा। कौन सा एक्ट है, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 इन लोगों के ऊपर भी लागू होगा। आगे साथियों कह रहा है ये अधिनियम ग्राम पंचायतों को, आगे देखिए कह रहा है मजे की बात है, यह अधिनियम ग्राम पंचायतों को स्थानीय कर वसूलने, किस चीज़ के लिए साथियों, तो उसी समय से स्थानीय कर वसूलने के लिए का प्रबंध करने, आवश्यकता अनुसार उपविधि विरचित करने, अपने आय व्यय का लेखा तैयार करने एवं स्थानीय विद्यालयों को देखभाल करने के लिए स्थानीय औषधालय को, मीन्स की जो मेडिकल फैसिलिटी थी उस टाइम की, उस मेडिकल फैसिलिटी को देख रेख करने के लिए ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को पारित किया गया था। और रख रखाव और व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान करने के साथ साथ ग्राम पंचायतों में उत्पन्न हुए लघु विवादों से संबंधित व्यवहार और दांडिक न्याय प्रशासन संपादित करने के लिए अधिकृत करता है। साथियों आप सभी को मैंने सबसे पहले ही बता दिया, पंचायत का तात्पर्य क्या होता है, यह एक संस्कृत की शब्दावली पंचायतन से इसको क्या हो गया, इसकी उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, जिसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह। 5 व्यक्तियों का समूह बैठ करके क्या करता है, तो 5 व्यक्तियों का जो समूह होता है वो बैठ करके इन्हीं सब मामलों पे, या तो व्यवहारिक मामला हो या दांडिक मामला हो, इन सभी मामलों पे क्या किया जाता है, इन मामलों पर बैठ करके यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर लोकल लेवल पे अगर कोई भी मामला हो जाता था वो पंचायत में ले जा करके क्या किया जाता था, पहले के समय में सॉल्व कराया
जाता था, तो आदमी कोई भी दिक्कत होता था तो मैं ये बात कहाँ लेके जाऊंगा, तो मैं ये बात पंचायत में लेके जाऊंगा। और पंचायत उसका क्या करता था, 5 लोग बैठते थे और जो 5 वरिष्ठ लोग होते थे, 5 सम्मानित लोग होते हैं, और वही 5 लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, किसी भी चीज़ का निर्णय दिया जाता था। उनके द्वारा एक जो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस लगा करके, उसी के आधार पर नेचुरल जस्टिस को वो फॉलो करके, ये जो 5 लोग बैठते थे जिनको हम लोग पंच कहते थे, इन्हीं के द्वारा कोई ना कोई डिसीजन पारित किसी न किसी के फेवर में किया जाता था। इसीलिए साथियों उस जमाने में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक साथियों, अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचायत आपको कहाँ से, किस आर्टिकल से देखना पड़ेगा, तो आर्टिकल है 243 में इसके परिभाषा को, इसके डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। जब हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 243 ख के अंतर्गत देखते हैं, क के अंतर्गत देखते हैं, तो क में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, ख में पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है, ग में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है, घ में स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है, अंग में पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया है, च में सदस्यता के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बताया गया है, फिर 6 में पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। मीन्स कि इन तमाम चीज़ों को आप चाहेंगे तो अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो मैंने नहीं लिखा है, ये सारी बातों को भी आप क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट बढ़ा करके, अगर लगता है कि आपका आंसर कम हो रहा है तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप कोट कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हताएं, मीन्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, निर्योग्यताएं एवं ग्राम पंचायत की सदस्य की समाप्ति कैसे होती है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्राम पंचायत का सदस्य है, अगर उसकी सदस्यता को समाप्त करना है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ गया है, तो उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। और यही क्वेश्चन दूसरे भी लहजे में पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि ग्राम सभा की सदस्य के लिए निर्योग्यताओं के बारे में बताए। और ये क्वेश्चन आपके यूपीजे 2016 के एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया था, और यहाँ पे आप जा करके वॉच भी कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे साथियों, कि किस प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, कैसा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो कह रहा है ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए अनर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। तो साथियों इनका एक एक्ट है, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चीजें बताते हुए चल रहा हूं। अब इनके एक्ट के एक एक धारा को, एक एक सेक्शन को आप धीरे धीरे पकड़ते हुए चलिएगा। इनका सेक्शन जो स्टार्ट होता है ये वाला, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला, ये धारा 5 क से स्टार्ट होता है, धारा 5 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे धारा 5 क को देखिए, कह रहा है धारा 5 में ग्राम पंचायत की सदस्यता संबंधी अनर्हताओं के विषय में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 5 क में उल्लेख किया गया है। कहाँ पे उल्लेख किया गया है साथियों, तो सबसे पहले तो आपने ये बता दिया कि आखिर में इसके बारे में कहाँ पर हमको डिटेल में एनालिसिस करके बताया गया है, किस एक्ट में, किस धारा के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा 5 क के अंतर्गत इसके बारे में हमको बता दिया। किसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। किसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ विलेज पंचायत के बारे में हमको सेक्शन नंबर 5A के अंतर्गत सारी बातें हमको बता दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है यदि कोई व्यक्ति धारा 5 क में वर्णित अनर्हताओं मीन्स की डिस्क्वालिफिकेशन से युक्त हो जाता है तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को यहाँ पे रद्द किया जा सकता है इस धारा के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है धारा 5 क के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत में क्या होते हैं साथियों, तो ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं, या सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित दशाओं में अनर्ह मीन्स की डिस्क्वालिफाइड उनको होना हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यदि वह राज्य विधानमंडल के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अनर्ह, अनर्ह का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई होता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह, अनर्ह का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई, आप इसको याद रखिएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु नहीं पूरा किया है, इस आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसने 25 वर्ष की आयु नहीं पूरा किया है। सेकंड की बात करते हैं, यदि वह ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत का वैतनिक सेवक है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वह राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन या स्वामित्व अधीन अथवा नियंत्रण अधीन किसी बोर्ड या निकाय या निगम के अधीन लाभ का कोई पद, लाभ का, अगर किसी भी प्रकार का लाभ का कोई पद धारण करता हो,
फिर आगे देखिए इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो चुने जाते हैं इसमें अनरह होगा कि किस किस के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट बता रहा है यदि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या न्याय पंचायत की सेवा में दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है तब उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है यदि उस पर नियत अवधि के समय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बता रहा है यदि कोई अनुमोचित अनडिस्चार्ज दिवालिया हो, अगर वो किसी भी प्रकार से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाकी था, अगर उस बाकी को नहीं दे पा रहा, अगर वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लिया है तो वो क्या होगा, यहाँ पे भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि वो नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है उसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत दोष सिद्ध प्रदान की गई है तो भी उसको क्या किया जाएगा, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आगे देखिए साथियों कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए साथियों कह रहा है सदस्यता की समाप्ति के बारे में। अब ये कहाँ आपको बताया गया है सदस्यता की समाप्ति के बारे में, तो साथियों सदस्यता की समाप्ति के बारे में धारा 6 के अंतर्गत हमको बताया गया है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा, यदि उसका नाम ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो। किसी किसी का आप नाम देखते होंगे कि वोट देने जाता है पर पता चलता है कि उसका तो नाम ही नहीं है, क्या किया गया, उसके नाम को काट दिया गया है। तो वही बात बता रहा है यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन ग्राम पंचायत का सदस्य न रहे तो वो ऐसे पद भी असीम न रहेगा। ग्राम पंचायत का अगर वो सदस्य नहीं है तो इस पद पे वो नहीं विराजमान रह सकता है, इस पद पे वो नहीं बना रह सकता है। नेक्स्ट बातें कर रहा है अनर्हता। अनर्हता का मतलब होता है डिस्क्वालीफाइड संबंधी प्रश्नों का निराकरण। जो डिस्क्वालीफाई प्रश्न है उससे निराकरण पाने के लिए कौन कौन सी बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि प्रश्न उठे कि क्या कोई व्यक्ति धारा 5 को अथवा धारा 6 के अधीन किसी डिस्क्वालिफिकेशन का भागी हो गया है या नहीं, तो इस प्रश्न का निराकरण विहित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब कौन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन होगा। जैसे ही अपील होता है उसी के तरह से उसका अपील के परिणाम के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक केस हमारे पास आ रहा है, जितेंद्र प्रसाद यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यदि ऐसी स्थिति व्याप्त हो जाए जहां उम्मीदवार निर्योग्य हो एवं निर्योग्यता की माफी के लिए याचिका दायर हो तो निर्योग्यता याचिका निश्चित हो तो उम्मीदवार कार्यालय को जाने के लिए योग्य हो जाएगा। तब उम्मीदवार यहाँ पे कार्यालय के लिए जाने के लिए क्या हो सकता है, तब योग्य हो सकता है। और ये केस लॉ था, ये केस लॉ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के प्रधान का निर्वाचन पर टिप्पणी करें। जो ग्राम पंचायत होते हैं इनका जो किस प्रकार से निर्वाचन होता है इसके बारे में हमको टिप्पणी करना है। और ये पूछा कब गया था, तो ये यूपीजे 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया। आगे देखिए कह रहा है कि ग्राम पंचायत धारा 11 क के अनुसार प्रत्येक पंचायत का एक प्रधान होगा। जितने भी पंचायत होते हैं सभी पंचायत में आप लोगों को पता होगा कि एक ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है और उसी ग्राम प्रधानी के अंतर्गत एक प्रधान को चुना जाता है। पंचायत का एक प्रधान होगा जो कि पंचायत का अध्यक्ष होता है। जो पंचायत का अध्यक्ष किसको माना जाता है, जो ग्राम प्रधान होते हैं उन्हीं को पंचायत का अध्यक्ष माना जाता है। आगे कह रहा है राज्य सरकार प्रधान के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर सकेगी। कौन कर सकेगी साथियों, तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अनुसूचित जाति पर रखता है कि अनुसूचित जनजाति पर रखता है कि ओबीसी में रखता है, किसको रखता है, किस सीट को रखता है, ये राज्य सरकार के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जिस सीट को राज्य सरकार बताएगा वही व्यक्ति उस पद के लिए क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। यह आरक्षण प्रदेश की कुछ जनसंख्या के अनुपातिक होगा, परंतु पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 27% से अधिक नहीं की जाएगी। यहाँ पे भी आरक्षण की बात की जा रही है कि ग्राम प्रधान के लिए कौन चुनाव लड़ सकेगा, किस जाति का होगा, क्या वो ओबीसी का होगा, क्या वो एससी का होगा, क्या वो एसटी का होगा, कि किस जाति का होगा। इसके बारे में अगर ओबीसी का होगा तो 27% से ज़्यादा आरक्षण यहाँ पे भी उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है
धारा 11 को सब क्लॉज 1 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा। जाहिर सी बात है, हर ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। किसका? उस ग्राम का। या तो अध्यक्ष के तौर पे देखा जाएगा या तो उपाध्यक्ष के तौर पे देखा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है धारा 11 को सब क्लॉज 2 के अनुसार राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पद को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर सकता है। ये कौन कर सकता है? तो साथियों ये राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है धारा 11 को सब क्लॉज 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल प्रधान पदों की संख्या का 1/3 मीन्स की 1/3 पद या उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। ये भी सारी बातें आपको देखने के लिए मिल रहा है। और खास करके बात ये है कि ये सब सेक्शन वाइज आपको देखने के लिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि आप सेक्शन वाइज लिखेंगे तो आपको जो भी नंबर होगा इन्हांस करके नंबर आपको एग्जाम में दिया जाएगा। धारा 11 को सब क्लॉज 4 के अंतर्गत देखिए, प्रधान के पदों की कुल संख्या से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। खंड 3 के सम्मिलित करते हुए ये जो खंड 3 दिया गया है किसका? तो धारा 11 को सब क्लॉज 4 का, इसी के खंड 3 में ये बात सम्मिलित करते हुए आगे कह रहा है कि धारा 11 को क्लॉज 5 प्रधानों के पदों का आरक्षण भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा? तो जो चक्रानुक्रम होगा उसी चक्रानुक्रम के आधार पर यह किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है धारा 11 ख सब क्लॉज 1 किसी ग्राम पंचायत का प्रधान उस पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। जो भी वहाँ पे होगा, जिसका नाम होगा रजिस्टर में, उसी को क्या किया जाएगा? वहीं पे उसके लिए निर्वाचित किया जाएगा, उसका चुनाव होगा। नेक्स्ट कह रहा है धारा 11 ख सब क्लॉज 3 में प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासन 6 माह से अधिक ऐसे अवधि के लिए जैसा राज्य सरकार विहित करे पद धारण कर सकेगा। कितने दिनों तक कर सकता है साथियों? तो मात्र 6 मास तक इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? अपने पद को धारण कर सकता है। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने 3 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानीय विधि से, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। साथियों और भी हमारे पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो और भी क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूं आपके पास कौन सा क्वेश्चन है जो कि 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और खास करके यूपी का है तो यूपी में ही पूछेगा। ग्राम पंचायतों का गठन और कार्यों की शक्ति की विवेचना करने के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि ग्राम पंचायत होता क्या है, किसको हम ग्राम पंचायत करते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा कि ग्राम पंचायत को परिभाषित करिए, इसके गठन, कार्यालय एवं पर्यवेक्षण को समझाने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। इन सभी चीज़ों को, यही सारे क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है। तो साथियों आप लोग का अगर पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो हम ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए सॉल्व करके लेकर के आऊँगा। साथियों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लॉ विथ रोनित टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, आपको वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।